हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द नॉलेज लैब। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में। अभी हाल ही में सीनियर एडवोकेट आर वेंकट रमनी को अपॉइंट किया गया है न्यू अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ये अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होते कौन हैं, इनको कैसे अपॉइंट किया जाता है, इसकी एलिजिबिलिटी क्या होती है, इनके रिमूवल प्रोसेस क्या है। इसके अलावा जो सीनियर एडवोकेट आर वेंकट रमनी जिनको अपॉइंट किया गया है, किसके द्वारा उन्हें अपॉइंट किया गया है, किस मिनिस्ट्री के द्वारा, और उसका क्या प्रोसेस है, उन सभी चीज़ों को इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि आखिर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होते कौन हैं। देखिए, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया टॉप लीगल ऑफिसर होते हैं कंट्री के। इसके साथ ही ये पार्ट होते हैं यूनियन एग्जीक्यूटिव के। हालांकि ये टॉप लीगल ऑफिसर ज़रूर हैं और यूनियन एग्जीक्यूटिव का पार्ट होते हैं, लेकिन इनको गवर्नमेंट सर्वेंट कंसिडर नहीं किया जाता है। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आपके गवर्नमेंट एग्जाम्स में पूछा जा सकता है इसको। नेक्स्ट है, इनको असिस्ट किया जाता है 2 सॉलिसिटर जनरल्स और 4 एडिशनल सॉलिसिटर जनरल्स के द्वारा। इसके अलावा अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है वो भारत के संविधान के 76 आर्टिकल में इसका बारे में इसका प्रोविज़न है। ठीक है, किसमें? आर्टिकल 76 जो है वो डील करता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया से। इसके अलावा आर्टिकल 165 वो डील करता है एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट से। यानी कि भारतीय संविधान में जो आर्टिकल 76 दिया गया है वो डील करता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया से, और आर्टिकल 165 वो डील करता है एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट से। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी की कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन बन सकता है, उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी चाहिए। सबसे पहले जो पर्सन अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बनना चाहता है उसको क्वालिफाई करना होगा टू बी अपॉइंटेड एज सुप्रीम कोर्ट जज। यानी कि सुप्रीम कोर्ट जज बनने की जो भी क्वालिफिकेशंस होंगी, उन क्वालिफिकेशंस को क्वालिफाई करना होगा उस पर्सन को जो कि अपॉइंट किया जाना है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के पोस्ट पे। इसके अलावा वो भारतीय नागरिक होना चाहिए, साथ ही वो जज होना चाहिए हाई कोर्ट में 5 साल के लिए, या एडवोकेट है अगर तो वो एडवोकेट होना चाहिए हाई कोर्ट में कम से कम 10 साल के लिए। इसके अलावा एमिनेंट ज्यूरिस्ट भी हो सकता है कोई पर्सन इसके लिए एलिजिबल, लेकिन वो जो एमिनेंट ज्यूरिस्ट होगा वो प्रेसिडेंट की ओपिनियन पे होता है। आगे बात कर रहे हैं इसके टेन्योर की, तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को कोई टेन्योर नहीं होता है, यानी कि वो प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट पे वो काम करते हैं। इनका अपॉइंटमेंट जो होता है वो प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है ऑन गवर्नमेंट एडवाइस, यानी कि केंद्र सरकार की एडवाइस पे प्रेसिडेंट जो होते हैं वो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को अपॉइंट करते हैं। आगे बात करते हैं इनके फंक्शंस की। तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है वो गवर्नमेंट को एडवाइस करते हैं लीगल मैटर्स पर। इसके अलावा वो लीगल जो ड्यूटीज़ होती हैं प्रेसिडेंट के द्वारा जो उनको असाइन की जाती हैं उनको परफॉर्म करते हैं। इसके अलावा जो गवर्नमेंट के केसेस होते हैं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट में हो या हाई कोर्ट में हो, उन पे जो भी अपील की जाएगी सरकार के द्वारा या सरकार के बिहाफ पे, तो वो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया ही करेंगे। मतलब कि वो सरकार को वहाँ रिप्रेजेंट करते हैं, या आप ऐसा समझ सकते हैं कि वो सरकार के वकील होते हैं। सरकार के वकील के तौर पे वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में वकालत करते हैं सरकार की। इसके अलावा रिप्रेजेंट गवर्नमेंट अंडर आर्टिकल 143 पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू कंसल्ट सुप्रीम कोर्ट। यानी कि जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होते हैं वो आर्टिकल 143 के तहत गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इसके अलावा वो जो फंक्शंस हैं उनको डिस्चार्ज करते हैं कन्फर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ। जो संविधान में दिया गया है, जो कानून में दिया गया है, उनके थ्रू वो अपने जो फंक्शंस हैं उनको डिस्चार्ज करते हैं। आगे बात करते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के राइट्स की। तो उनको अधिकार है कि वो किसी भी सदन में, चाहे वो लोकसभा का हो, राज्यसभा हो या जॉइंट सिटिंग हो या पार्लियामेंट की कोई कमेटी हो, तो वो उसमें पार्ट ले सकते हैं। उसमें उनको बोलने का अधिकार है, उसकी प्रोसीडिंग्स में, दोनों हाउसेस की प्रोसीडिंग्स में पार्ट लेने का भी अधिकार है। इसके अलावा उनको जो एम्यूनिटीज़ और प्रिविलेजेस मिलते हैं वो एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के बराबर होते हैं।
जो एक सांसद को इम्यूनिटीज़ और प्रिविलेजेस प्रदान की जाती हैं, सेम इम्यूनिटी और प्रिविलेजेस प्रदान की जाती हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को। हालांकि ये गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं है, इसीलिए इनको प्राइवेट लीगल प्रैक्टिस से भी डिबार नहीं किया जाता, इनको रोका नहीं जाता है। यानी कि वो गवर्नमेंट के वकील के तौर पे, एडवोकेट के तौर पे वो काम करते हैं, लेकिन वो अपना प्राइवेट लीगल प्रैक्टिस भी है वो भी जारी रख सकते हैं। अब बात करते हैं इनकी लिमिटेशंस की। जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को अधिकार होता है सदन में बोलने का, सदन की प्रोसीडिंग्स में पार्ट लेने का, लेकिन उनको अधिकार नहीं होता है कि किसी भी हाउस में या किसी भी कमेटी में जिसके वो सदस्य हैं उसमें वोट कर सकें। तो ये एक लिमिटेशन है। आगे बात करें, वो जो है शुड नॉट एडवाइज अगेंस्ट और होल्ड ए ब्रीफ अगेंस्ट गवर्नमेंट। सरकार के अगेंस्ट कोई भी एडवाइस नहीं दे सकते वो। should not defend accused person in criminal prosecution without the permission of the government of India। कोई भी accused person जिसके अगेंस्ट क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स चल रही हो तो उसका वो डिफेंड नहीं कर सकते हैं। अगर वो किसी ऐसे पर्सन को डिफेंड करते हैं, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया किसी ऐसे पर्सन का केस लड़ना चाह रहे हैं जिसके ऊपर क्रिमिनल चार्ज है, तो उनको सरकार की परमिशन लेना कंपलसरी है। आगे बात करें, शुड नॉट एक्सेप्ट अपॉइंटमेंट एज अ डायरेक्टर इन एनी कंपनी और कॉरपोरेशन विदाउट द परमिशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कोई भी अपॉइंटमेंट या कोई भी ऐसा पद नहीं ले सकते, किसी ऐसे पद पे अपॉइंट नहीं हो सकते एज ए डायरेक्टर किसी भी कंपनी या कॉरपोरेशन में विदाउट द परमिशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। केंद्र सरकार या भारत सरकार की मर्जी के बिना, परमिशन के बिना वो किसी भी प्राइवेट कंपनी या कॉरपोरेशन में या किसी भी कंपनी में वो एज ए डायरेक्टर अपॉइंट नहीं किए जा सकते। ये लिमिटेशंस हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के। अब बात करते हैं उनके रिमूवल की। तो जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होते हैं वो प्रेसिडेंट के प्लेजर पे ऑफिस को होल्ड करते हैं और उनको प्रेसिडेंट किसी भी वक्त अपने उनके ऑफिस से उनको हटा सकते हैं। हालांकि इसका कोई भी प्रोविज़न या कोई प्रोसीजर संविधान में मेंशन नहीं है। ठीक है, अभी तक जो है ये देखा गया है, मोस्ट ऑफ द केसेस में देखा गया है कि सरकार जो होती है, जो केंद्र सरकार होती है, वो अपना जो उनके चहेते होते हैं या जो उनके फेवरेट होते हैं एडवोकेट्स, वो उनको इस पोस्ट पे अपॉइंट करती है। उनको लगता है कि वो काबिल हैं, एलिजिबल हैं इस पोस्ट के लिए। ठीक है, और सरकार बदलने के बाद वो बदल भी जाते हैं, ऐसा कई बार देखा गया है। अब आते हैं अपनी मेन न्यूज़ पे। अभी हाल ही में सीनियर एडवोकेट आर वेंकट रमनी को न्यू अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बनाया गया है। उनको प्रेसिडेंट ने अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की जो है वो शपथ दिलाई है फॉर ए पीरियड ऑफ 3 years, और ये इनका जो कार्यकाल है वो शुरू होगा 1 अक्टूबर से। इसके अलावा इनके अपॉइंटमेंट का जो नोटिफिकेशन है वो इशू किया गया था डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स, जो कि आता है आपका मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के अंडर में। मिस्टर वेंकट रमनी रिप्लेस करेंगे अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल को। इससे जो अभी अपॉइंट हुए हैं हमारे आर वेंकट रमनी, उनसे पहले जो अटॉर्नी जनरल थे वो थे के वेणुगोपाल। इनका जो वर्क था, जो टर्म था, वो 30 सितंबर 2022 को समाप्त हो गया, तो उनको इन्होंने रिप्लेस किया है। हालांकि जो के वेणुगोपाल थे, उनका जो टर्म था उसको भी एक्सटेंड किया गया था, 1 साल से उनका टर्म एक्सटेंड हो रहा था, तो इस बार उसको समाप्त कर दिया गया है। और 1 अक्टूबर से मिस्टर वेंकट रमनी जो है वो कार्यभार उन्होंने संभाल लिया है एज ए न्यू अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, भारत के नए अटॉर्नी जनरल के तौर पर। दोस्तों, आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो देन प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड डे।